तो आज हम लोग देखेंगे सिख संप्रदाय। जैसा कि आपको पता है कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव को हम लोग बोलते हैं। और सिख में कुल 10 गुरु हुए थे, जिसमें आपको नाम पता होगा, गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, और उसके बाद है आपका तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो भाई लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने और इन्हें गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता भी बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि गुरुमुखी लिपि जो है उसके जन्मदाता किनको बोलते हैं, तो गुरु अंगद देव को। तो चलिए और क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे बोल रहा है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया। यानी गुरु नानक के बाद किनको ये दिया गया था पदभार, तो वो थे आपके गुरु अंगद, यानी सिखों के दूसरे गुरु। अब बात करते हैं गुरु नानक का जन्म जो था ये 1469 में तलवंडी पंजाब, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में ननकाना साहिब है, यहाँ पे हुआ था। और ये आपके प्रथम गुरु थे सिखों के, और इन्होंने नानक पंथ चलाया था, याद रखिएगा। और अपने शिष्य लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया और लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि लहना के नाम से किन्हें जानते हैं, तो दूसरे गुरु गुरु अंगद को। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि आरंभ की। तो अभी देखिए सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद, जिन्हें लहना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। तो ये गुरु रामदास जो थे उन्होंने ये अमृतसर नगर को स्थापित किया था। गुरु रामदास के द्वारा ये काम किया गया था। और ये कैवे गुरु थे, तो ये चौथे थे। तीसरे जो थे वो थे अमरदास, और 3 देखिए अमर ऐसे लिखाता है, 3 की तरह हो रहा है ना, तो तीसरे याद रखिएगा अमरदास। ओके फ्रेंड्स, और चौथे गुरु रामदास, जिन्होंने पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इन्हें जो है ये नगर बसाने के लिए 500 बीघा भूमि दान दिया था, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। तो ये कौन दिया था, तो इन्हें अकबर के द्वारा ये 500 बीघा भूमि जो है वो प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो वो हो जाएगा आपका रामदास। सिखों के चौथे गुरु थे रामदास। पहले उस शहर जो था ये, जिसको हम लोग अमृतसर नाम से जानते हैं, पहले उस शहर का नाम जो था वो रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वहाँ खुदे हुए तालाब पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे सही आपको पहचानना है। तो यहाँ पे आपका गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, यानी आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो ये गुरु अर्जुन देव थे। और ये जो थे सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। तो ये 5वें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिसे जो है राजकुमार कौन, तो राजकुमार जो थे खुसरो, तो इन्होंने आशीर्वाद और धन से इनकी सहायता की थी। और मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया और वह भागकर पंजाब गया, और वहीं पर अर्जुन देव जो थे उसे आशीर्वाद दिया और कुछ आर्थिक सहायता भी की। और इस घटना के बाद जहांगीर जो थे वो अप्रसन्न हो गए थे और उन्हें फांसी की सजा भी दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दी थी, तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल VVI है। और अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। तो किनको किनको दिया गया था, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, इन्हें जहांगीर के द्वारा दिया गया था। और एक और थे गुरु तेग बहादुर, इन्हें भी फांसी की सजा, ये मृत्युदंड जो है इन्हें भी दिया गया था। और इन्हें जो है गुरु तेग बहादुर को, ये सिखों के 9वें गुरु थे, ये आपके 5वें गुरु और 9वें गुरु दोनों को जो है मृत्युदंड दिया गया था, और इन्हें औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। तो यानी राइट आंसर A, 2 और 4। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। तो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी मृत्यु के लिए वो औरंगजेब जो था वो जिम्मेवार था। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। तो सिख गुरुद्वारा ये आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका हेमकुंड, यानी चमोली जिला उत्तराखंड में, वहाँ पे एक गुरुद्वारा अवस्थित है जिसे सिख गुरुद्वारा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो ये हुआ था आपका गोविंद सिंह, जो कि सिखों के
10वें गुरु बोले जाते हैं और इनका जन्म हुआ था 1666 पटना बिहार में और इनकी मृत्यु 1708 में हुई थी। और याद रखिएगा औरंगजेब की भी मृत्यु 1708 में हुई थी। और नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे इनकी मृत्यु और जन्म हुआ था बिहार पटना में। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें की, तो उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का संगठन किया था, इसलिए ये उनकी महानता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस सिख गुरु द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो वो था आपका गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा 300 वर्ष पहले ये प्रारंभ हुआ था। तो देखिए खालसा पंथ जो है इसके स्थापना अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। अतः खालसा पंथ की स्थापना 300 वर्ष से अधिक बीत चुका है अभी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे। खालसा पंथ के संस्थापक, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम जो था वो था आपका लक्षण देव। तो ये आपके बंदा बहादुर जो थे इन्हें लक्ष्मण देव या लक्षण देव के नाम से जाना जाता था। लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गोविंद सिंह यानी 10वें गुरु ने यह नाम दिया था। बंदा बहादुर उनका नाम था लक्षण देव या लक्ष्मण देव। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो था सिख संप्रदाय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि सिख में हमारे 10 गुरु हुए थे और हम लोगों ने देख लिया आदि ग्रंथ के रचनाकार, फिर से गुरुमुखी लिपि, फिर कौन से राजा ने दान दिया था भूमि 500 बीघा तो अकबर के द्वारा और शहर बसाया गया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है चूंकि छोटा है तो इसी में हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं, मराठा राज और संघ। ये भी छोटा टॉपिक है तो चलिए इसी में क्लियर करते चलते हैं, मराठा राज और संघ। तो ये शिवाजी से संबंधित इसमें क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपका, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ई यानी धार्मिक चेतना, ये उसके उत्कर्ष का कारण था। फिर है भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति, यानी चारों, यानी डी आंसर सॉरी ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे मानचित्र जो है इसमें देख लीजिए मानचित्र को। तो यहाँ मानचित्र में देखिएगा, पहले हम छोटा कर देते हैं, ये इंडिया का आपका मैप है। इसमें जो छायांकित भाग है वो किस राज्य या क्षेत्र को दर्शाता है ये बताना है। तो आप लोग देख रहे हैं ये वाला भाग जो है ये आपका छायांकित भाग है। तो ये अभी आप लोगों को मैप अगर क्लियर होगा तो अभी से भी आप बता सकते हैं कि ये कौन सा राज्य है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, तो यहाँ ऑप्शंस के माध्यम से आप हमें बताइएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे है आपका सतवाहन, बतापी के चालुक, राष्ट्रकूट और मराठा। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो ये जो छायांकित भाग हम लोगों ने देखा अभी, तो ये आपका ये गुजरात वाला एरिया पर जाता है और नीचे ये महाराष्ट्र। तो ये उस समय जो था वो आपका क्या था, मराठों का यहाँ साम्राज्य था। तो यहाँ मराठा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सलहार। तो सलहार का युद्ध हुआ था। तो ये सलहार जो है तो शिवाजी ने 1672 में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। याद रखिएगा डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1672 में किसके बीच? तो ये आपका 1672 में जो है ये मुगल शासक और शिवाजी के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ से याद रखिएगा, तो इसमें आपका शिवाजी की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो इनका जन्म जो है वो हुआ था 1627। तो यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन इन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो ये 1674 में इन्होंने छत्रपति की उपाधि जो है धारण की थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। तो 1600 कहीं कहीं 27 और कहीं कहीं 1630 भी देता है। और इनका जन्म जो है शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, तो याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु 1680 में 53 या 50 वर्ष की उम्र में। अगर 1627 में होगा तो आपका 50, अगर 30 में हुआ तो 53, वहाँ से याद रखिएगा। तो ये भी याद रखना है, 1680 में उनकी मृत्यु हुई थी। ओके फ्रेंड्स, 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट है, वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वो कौन सा सुल्तान था? तो यहाँ पे हो जाएगा अफजल खां। तो ये आपका अफजल खां जो था 1659 में,
ये एक बीजापुर के सुल्तान थे और इन्होंने जो है शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु कूटनीतिक शिवाजी ने उसका वध कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी आपकी रायगढ़। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, धारण की थी एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। उस युग के महान विद्वान जो थे बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था। शिवाजी की राजधानी थी तो ये आपका रायगढ़। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तभी हमने देखा था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आता है चाकन के किले पर विजय। तो चाकन के किले पर विजय जो है ये 1648 में शिवाजी के द्वारा हासिल की गई थी। फिर सेकंड नंबर जो है वो आपका आता है मुगलों से मतभेद प्रारंभ। तो ये कब हुआ था? तो ये मुगलों से मतभेद जो है 1657 में प्रारंभ हुआ था। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है अफजल खां का प्रकरण। तो ये जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1648 में। और फिर है आपका सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो ये आपका हुआ था 1664 में। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये आपका बनता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1, 2, फिर आपका आएगा 3 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी तो वो थी आपके मराठा प्रशासन में, यानी शिवाजी के राज्य में अष्टप्रधान जो था वो होता था, जिसमें आपका देखिए पेशवा जो कि राजा का प्रधानमंत्री होता था, आमद अथवा मजुमदार, फिर है बकिया नवीस या मंत्री सचिव, फिर है आपका सुमंत एवं दावीर, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। ये 8 जो है मुख्य दिग्गज होते थे शिवाजी के प्रशासन के टाइम। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य संबंध में सहायता करती थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। तो उस समय कौन कौन से उनके अधिकारी हुआ करते थे? तो एक अष्ट दिग्गज भी आता है जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में थे। यहाँ पे अष्टप्रधान है, याद रखिएगा, और अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के शासनकाल में आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, कौन कौन से होते थे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो मजुमदार भी होता था, दबीर भी, बाकनीश भी और सुरनीस भी, यानी ये चारों जो है ये होते थे। यानी यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था। तो सरनोबात किसे बोलते थे? तो सैन्य प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी होते थे उन्हें बोला जाता था। नेक्स्ट है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? तो उसे सुमंत बोला जाता था। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, तो विदेश मंत्री को क्या बोलते थे? तो इन्हें सुमंत बोलते थे। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये शिवाजी। नेक्स्ट है कथन और कारण। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। फिर आपका जो है, तो ये तो आपका सही है, मंत्रिपरिषद था उनके अष्टप्रधान, तो वो उससे जरूर सलाह लेते होंगे। और कारण जो है, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो ये आपका जो है गलत है, यानी ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आर जो है वो आपका गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो आपका बन जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? यानी चांदी का सिक्का कौन सा नहीं था जो कि शिवाजी के दरबार में नहीं चलता था? तो यहाँ पे है आपका रुपया, लाड़ी, टका और रुका। तो कौन सा नहीं चलता था? तो रुका जो है ये नहीं चलता था। रुका तांबे की मुद्रा थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा, रुपया, लाड़ी और टका जो है ये सब शिवाजी के समय में रजत मुद्रा थी, लेकिन रुका क्या था? तो ये आपका तांबे का यानी कॉपर का बना होता था। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो यहाँ पे हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। तो यहाँ पे संभाजी के बाद मराठा
शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित उसके शासन के काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना है। चलिए, तो यहाँ पे सी हो जाएगा 3124। 3 आपका बालाजी विश्वनाथ, फिर आपके आते हैं बाजीराव, उसके बाद आपका बालाजी बाजीराव, और फिर आपके आएंगे माधवराव। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसको भी कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे बी जो है राइट आंसर है। सबसे पहले संभाजी, फिर आपके आएंगे राजा राम, फिर उसके बाद आपके शिवाजी द्वितीय, और फिर आते हैं छत्रपति साहू जी। कथन है 1750 ईस्वी में मराठा राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका सही है। और फिर बी बोल रहा है, यानी आर जो है कारण, साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, यानी यहाँ पे ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और ये उसका कारण भी है, यानी ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो आपको कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है कि मुगल का पतन हुआ तो मराठा सबसे शक्तिशाली हुए। और यहाँ पे कारण है कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो ये आपका गलत है, यानी राइट आंसर जो होगा ए सही है, लेकिन आर गलत है, यानी सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो यहाँ पे हो जाएगा बालाजी बाजीराव। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो वो थी आपकी ताराबाई। तो ये ताराबाई कौन थी? तो राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे चौथ कर बोलते थे। तो देखिए, चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वह था आपका काशीराज पंडित जो थे। इन्होंने जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई को खुद देखा था। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो यहाँ पे मराठों को किसने हराया था? तो अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 14 जनवरी 1761 को हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, तो ये किन के बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था तो कब? 1761 में। फुल डेट याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761। निम्नलिखित में कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नजीब खान जो थे, ये आपके रुहेला के सरदार थे जो कि अहमद शाह अब्दाली के विश्वास पात्र थे। नेक्स्ट है, मोंडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मराठों के। ओके फ्रेंड्स, यानी डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो मोंडी लिपि का प्रयोग मराठा विलेख यानी पत्रों में जो पत्र लिखे जाते थे उसमें किया जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने देखा शिवाजी के साम्राज्य से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य का विघटन, क्योंकि इसके बाद मुगल साम्राज्य बिल्कुल जो है विघटित हो गया था, बिल्कुल पूरी तरीके से कहे तो पतन हो चुका था। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का मुगल साम्राज्य का विघटन। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे न्यू है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।